नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी पीएम के काफिले की सुरक्षा में हुई सिंधमारी को लेकर और उसको लेकर जो बड़ी बातें अब तक निकलकर सामने आ रही है उस पर हम नजर डालते हैं। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार एसपीजी एक्ट के तहत अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्र पंजाब सरकार के उन अधिकारियों को दिल्ली बुला सकती है, तलब किया जा सकता है जो पीएम की सुरक्षा में लगाए गए थे। गृह मंत्रालय ने जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है उसमें एसपीजी आईजी भी है जो इस बात की जांच करेंगे कि कहां-कहां एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। यह कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि पीएम के पंजाब दौरे के दौरान एसपीजी के किन-किन निर्देशों का उल्लंघन हुआ और कौन-कौन कसूरवार है, इस बारे में भी पता करने की कोशिश। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीधा सवाल आपसे यह है कि अब वो तमाम ऑफिसर जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद इनकी लापरवाही की वजह से सुरक्षा में सिंधमारी हुई है, वो सब दिल्ली तलब किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए तलब किए जा सकते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत। और ये इस एक्ट के तहत प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह सुनिश्चित की जाती है। तो जिन भी राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, एसपीजी निर्देश देता है, उसका राज्य सरकारों या संबंधित एजेंसियों को पालन करना होता है। लेकिन पीएम के पंजाब दौरे में ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इन बातों का जांच करेगी कि क्या क्या निर्देश दिए गए थे, किन किन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। और अगर ऐसा होता है, तलब किए जाते हैं, तो यह पंजाब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार वो जवाब दे। एसपीजी एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जवाब दे कि क्यों उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ था। अगर हुआ तो उसमें इतनी असमानता क्यों है। जी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमें तो एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट है पुरानी बातें दोहराई गई हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर दूसरी बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन में है। अभी ये खबर मिल रही है कि पंजाब सरकार ने यह घटना की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने पीएम की सुरक्षा पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है, जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र इस वक्त कर रही थी। पीएम की सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। समय 10:30 बजे बताया गया है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की। उस याचिका में किन किन बातों का जिक्र है ये हम आपको बताते हैं। मनिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया है कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो। इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और एहतेशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई में उन तमाम बातों का जिक्र याचिकाकर्ता की तरफ से एक बार फिर से होना है जो लूफॉल्स एक बार सबके सामने है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिंधमारी को लेकर। देखिए, ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, ये वकीलों के एक संगठन ने दाखिल की है और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसा दोबारा कभी ना हो, किसी और प्रधानमंत्री के काफिले में इस तरह की चूक ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कुछ राजनीतिक मतभेद हैं तो उसको क्या उसमें इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, इस बीच हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता दें। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि कल तक कांग्रेस देश में जश्न मना रही थी, लेकिन जब देश में कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई तो कांग्रेस नेताओं ने अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब
कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने। कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है? क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे? किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है क्या? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और आरोप ये लगाया कि इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत है, उनकी भूमिका संदिग्ध है। सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले जाते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी और सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में यह टीम जांच करने वाली है। इस कमेटी में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईडी एस सुरेश शामिल होंगे। टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कह दिया गया है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है। यूपी के एटा में आक्रोशित युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। युवाओं में पंजाब सरकार और कांग्रेस को लेकर गुस्सा दिखा। युवाओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू को नौटंकी बाज बताया। युवाओं ने पीएम मोदी की सलामती और लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ किया। प्रधानमंत्री के साथ जो कल पंजाब में हुआ है, उनकी सिक्योरिटी में जो चूक हुई है, उनकी जानलेवा हमले की जो साजिश थी, उसके विरोध में हम मशाल जुलूस निकाल के सोनिया गांधी का विरोध व्यक्त कर रहे हैं। में पुलिस की चूक जो हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में हुई, उसके खिलाफ हम पंजाब पुलिस और कांग्रेस सरकार, पंजाब कांग्रेस सरकार के विरोध निकाल रहे हैं। बीजेपी ने पीएम के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई चूक के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन का हाथ होने का शक जाहिर किया है। फिरोजपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम से 2 दिन पहले सिख फॉर जस्टिस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आतंकी संगठन ने पीएम मोदी की रैली रुकवाने के लिए इनाम की घोषणा की थी। संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 5 जनवरी को एक और वीडियो जारी किया, जिसमें पन्नू ने कहा कि फिरोजपुर में मोगा हाईवे पर खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने प्रदर्शन किया था। 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम उदों शुरू हो गई। तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए। तो पन्नू की बातें आप सुन रहे थे, जिससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि क्यों भूमिका खालिस्तानियों के बारे में कही जा रही है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसमें प्रशासनिक टीमों पर भी सवालों के घेरे में वहां सरकार भी, सवालों के घेरे में वो खालिस्तानी लोग जिनके वजह से इस रैली को रद्द माना जा रहा है और जिन्होंने बाकायदा पहले ही वीडियो शेयर किया था। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल ताजा जानकारी से जुड़ी हुई। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पंजाब सरकार ने
एक जांच उस सारी घटना को संज्ञान में लेने के लिए उसका आदेश दिया है और केंद्र सरकार ने एक और जांच का आदेश दिया है। और ये इस बात का प्रतीक है कि हम किस तरह की सियासत पृष्ठभूमि में या सियासी पृष्ठभूमि में आज जी रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके भी हमारे में एक यूनानिमिटी, एक एकाकरण नहीं हो सकता। आज इस मामले की सुनवाई शायद उच्चतम न्यायालय में है। मैंने पढ़ा है अखबारों में किसी ने जनहित याचिका दायर की है और अगर इसको उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में लेता है अपने विवेक से और एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए या अगर उच्चतम न्यायालय उचित समझे तो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिससे कि जो सारा घटनाक्रम है फिरोजपुर से लेकर और बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक उसकी तय में जाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक संसद के कानून के तहत उसका क्रियान्वयन होता है और उसमें एसपीजी का मुख्य भूमिका रहती है। उसके अलावा जो खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आरएनएडब्ल्यू है, स्टेट पुलिस है अगर वो दौरे पे जाते हैं, और जो ज़िला प्रशासन है, इन सब की भूमिका रहती है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये बात सामने आए कि अगर कोताही हुई थी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार था। मनीष जी, मुख्यमंत्री सूबे के हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कोताही नहीं हुई थी और कल उन्होंने एक अपना वीडियो भी वायरल करवाया जिसमें दिख रहा है कि वो प्रोटेस्टर्स उनको बीच रास्ते में रोक ले रहे हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी तो ये काम कर सकते थे। देखिए, ऐसा है कि हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहाँ पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पे रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। और इसलिए मेरा मानना है कि एसपीजी का एक कानून है, उस कानून की धारा 14 है। धारा 14 के तहत ये उत्तरदायित्व बनता है हर राज्य सरकार का, हर केंद्र सरकार के मंत्रालय का, हर लोकल बॉडी का, हर प्रशासन का, कि एसपीजी की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में मदद करे। और इसलिए ये एक विस्तृत जांच का विषय है। एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से चन्नी सरकार शुरुआत से उसने कहना शुरू कर दिया कि कुर्सियां नहीं थी इसलिए चले आए, कोई कह रहा है कि उनके कर्म का फल मिला, कोई कह रहा है कि किसान अचानक आ गए तो गोली मार देते। क्या इन बयानों को, आपकी पार्टी के बयान है, इन बयानों को, इस डिफेंस को आप कैसे देखते हैं? आप तो लॉयर भी हैं। देखिए, ऐसा है कि कुर्सियां थी या नहीं थी वो दूसरी बात है। प्रधानमंत्री की रैली सफल हुई या विफल हुई वो जनता तय करती। पर
सभी का जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित थे उनका ये उत्तरदायित्व तो जरूर बनता था कि ऐसा माहौल बनाया जाता, ऐसी व्यवस्था की जाती कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं पड़ता। बाकी जो हुआ है पिछले एक वर्ष में पंजाब के किसानों के साथ वो सबके सामने है कि चाहे कोविड की पहली लहर हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो, चाहे तपती गर्मी हो, चाहे बरसती बरसात हो, चाहे ठिठुरती ठंडी हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, लाखों लाख पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठे रहे। 700 से अधिक किसान उसमें शहीद हो गए और केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारे पास उसकी कोई वेरवा ही नहीं है कि कितने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। तो इसलिए वो असंवेदनशीलता तो सरकार की है ही और पंजाब में ज़रूर एनडीए भाजपा के प्रति रोष है और गुस्सा है, पर ये चीज़ अलग है। ये राजनीतिक पृष्ठभूमि का या जो गवर्नेंस है उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा है जिसको भारत सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, उसकी सुरक्षा दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरहदी सूबा है, 10 किलोमीटर की दूरी है, प्रधानमंत्री को खतरा था। इस मामले में सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, चन्नी सरकार को। देखिए, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो 9.5 वर्ष सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं और मेरा एक उनसे व्यक्तिगत संबंध है जो 40 साल पुराना है। मैं उनकी किसी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बुनियादी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई? अगर प्रधानमंत्री का ये मानना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर्मी जो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं एसपीजी एक्ट के तहत, उनका ये मानना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई तो ये जांच का विषय बनता है और इसके लिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार अपनी जांच करा रहा है, राज्य सरकार अपनी जांच करा रही है। हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, मैच्योर लोकतंत्र है और हम लोगों को कई चीजें दलगत सियासत से ऊपर रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी है, आप ही की पार्टी कोई कह रहा है नौटंकी हो रही है, कोई कह रहा है कि वोट के लिए कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि सब सियासी ड्रामेबाजी। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं आपकी पार्टी के नेताओं? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी और संवेदनशील बात है वो ये है कि क्या सुरक्षा में कोई लैप्स हुआ था, कोई अनगहली हुई थी, पंजाबी में उसे अनगहली कहते हैं, उसमें कोई खामी थी। इस चीज़ की जांच करने की ज़रूरत है और जिम्मेवारी से बगैर रिटॉरिक के डिस्पैशनेट तरीके से जांच करने की। साजिश की बू आपको भी आ रही है? जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साजिश थी, जिंदा नहीं लौटने देना चाह रहे थे लोग, बहुत सारे खालिस्तान एंगल की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा या किसी भी ऐसी व्यक्ति की सुरक्षा जिसको थ्रेट है, एक बार फिर हम रुख करेंगे। सरकार ने सुरक्षा दी हुई है, उसको राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। पंजाब एक सरहद का सूबा है, पंजाब में 15 साल आतंकवाद रहा है, पंजाब से लगता जम्मू कश्मीर है, उत्तरी लद्दाख में आज भी चीन की फौज मौजूद है। जो भारत की सामरिक परिस्थिति है हमारे पश्चिमी और उत्तरी सरहद के ऊपर, वो बहुत ही संवेदनशील है और इसलिए इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ये एक जांच का विषय जरूर है। एक छोटा सा सवाल मेरा, सोनिया गांधी ने फोन किया था चरणजीत सिंह चन्नी को, क्या आपको लगता है कि सही समय पर किया था और उनको इंटरव्यू करना चाहिए था? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने का कोई वार्तालाप पंजाब के मुख्यमंत्री से हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा है। पर श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत ही संजीदा नेता हैं, बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति हैं और बहुत ही एक मानवीय दृष्टि से वो चीज़ों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखती हैं। तो अगर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया है तो इसका ये मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ के ऊपर बहुत चिंता हुई होगी। मनीष तिवारी थे, कह रहे थे कि सरहदी इलाके में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए था और अगर कहीं चूक हुई है तो उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।
और इस बीच हम कोरोना की बात करेंगे। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। अब देश में 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना केस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,17,000 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 302 ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनकी जान जा चुकी है, जबकि 30,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब 1 लाख से आंकड़ा ज्यादा हो चुका है। पूरे देश की स्थिति यह है और अब पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है और एहतियात से ही हम अपने आप को कोरोना से और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दूर रख सकते हैं। WHO के भी गाइडलाइंस जो हैं उसके मुताबिक इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आप इस बात को सोचकर मत इत्मीनान से रहिए कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नौबत नहीं आ रही है, तो ये बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बिल्कुल इसको उसी तरीके से लेके चलना होगा जैसे हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा और जैसे हालात खराब हो गए थे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के ग्रामीण इलाकों में भी। तो हम एक बार फिर से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर कोशिश करें कि अब ये बीमारी और भी ज्यादा ना फैले। कोरोना की क्या स्थिति रही है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। तारीख बार देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 1 जनवरी को दिल्ली में 2,796 केसेस आए थे, जबकि 2 जनवरी की रिपोर्ट में 3,194 केस, 3 जनवरी को 4,099 और 4 जनवरी को 5,481 मरीज मिले थे। वहीं 5 जनवरी को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,665 पे पहुंच गया था, जिसके बाद दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई थी। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन मामलों में कमी बिल्कुल नहीं आ रही है। दिल्ली में भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है और यहां पे हालांकि व्यवस्था की गई है। दिल्ली मुंबई के हालात एक जैसे दिख रहे हैं। 10 दिन में 10 गुना केसेस बढ़ चुके हैं। देश में अब मौजूदा वक्त में 1 लाख से ज्यादा मामले, दिल्ली में 15,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में, मुंबई में 20,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में। यह स्थिति है। शहर दर शहर यही माहौल बना हुआ है। हालांकि सरकारों की तरफ से अभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, चाहे लखनऊ हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली या फिर आर्थिक राजधानी देश की मुंबई, सब जगह बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रियंका इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आज देश की स्थिति की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हो चुके हैं पूरे देश में। और दिल्ली की स्पेसिफिकली हम बात करें तो 15,000 से ज्यादा मामले तो केवल दिल्ली में ही देखने को मिल रहे हैं। 15% का पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर। जाहिर तौर पर डॉक्टर इसे माइल्ड कह रहे हैं, लेकिन WHO ने भी ये बात कही है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस पहले वाले वेरिएंट के कॉम्प्लिकेशन से कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसको माइल्ड कहना गलत होगा। ऐसे में तैयारियां होनी चाहिए। देखिए, ये RML अस्पताल है जो कि कोविड का अस्पताल है। यहाँ पर भी जो पेशेंट्स हैं वो भर्ती हो रहे हैं और ऐसे में क्योंकि लगातार संक्रमण दर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एहतियातन दिल्ली सरकार की भी अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में 1000 बेड उन्होंने परसों बढ़ाए हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी 40% जो बेड्स हैं उनको रिजर्व रखने के लिए कहा है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो जिस तरीके से संक्रमण दर अगर हम 30 तारीख की बात करें तो तकरीबन 1 के लगभग बना हुआ था। 28 दिसंबर की बात करें 1 के लगभग पूरा संक्रमण दर था और आज की बात करें तो 15% संक्रमण दर है। बेहद तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लोगों को अब बेहद एहतियात बरतनी जरूरी है। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हम बिहार की भी खबर आपको बता दें। बिहार में क्या कोरोना से हालात बने हुए हैं। बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बिहार में कोरोना के फिलहाल 5,785 एक्टिव केसेस हैं। बिहार के अस्पतालों में कुल 12,000 ऑक्सीजन बेड हैं, जबकि आईसीयू बेड की संख्या 721 है। बिहार सरकार ने 550 अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए रजिस्टर किया है, जिनके 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। ये बिहार सरकार की तरफ से फैसला। और क्या हॉस्पिटल में हालात है, क्या स्थिति बनी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस कितने हैं और आज का आंकड़ा क्या है, पिछले 24 घंटे में क्या है, ये सभी बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार में क्या हालात बने हुए हैं, सुबह सुबह जो तस्वीरें और जो आंकड़े हैं वो क्या बहुत परेशान करने वाले?
इस बीच हम बिहार के मधुबनी जिले की बात करते हैं। बिहार के मधुबनी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मधुबनी में एसएसबी कैंप हॉटस्पॉट बन चुका है। अब तक एसएसबी कैंप में 67 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। आज 78 जवानों की रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई, जिसमें 44 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। इससे पहले एसएसबी कैंप में 76 जवानों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 23 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बिहार के मधुबनी की स्थिति। और फिलहाल यहाँ पे एसएसबी के जो जवान हैं वो कैसे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। परेशानी की ये बात है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की बात करने के साथ साथ मधुबनी पर भी हम आपके जरिए फोकस करेंगे कि मधुबनी में अब ये जो आंकड़ा है, अब लगता है कि वहां के स्थानीय लोगों का भी टेस्ट उसी तरीके से होना चाहिए जिससे पता चले कि ये कितना फैला हुआ है। बिल्कुल, देखिए बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कल जो संख्या 3600 के करीब थी वो कल आज एकाएक वो 5500 से ऊपर हो गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की रफ्तार है वो बढ़ते जा रही है और आज भी लगभग 1.25 लाख लोगों का टेस्ट होना है पूरे बिहार में। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना के क्या हालात हैं। और मधुबनी में जो कोरोना पॉजिटिव एसएसबी के जवान मिले हैं और वहाँ के लोकल लोग जो आसपास के रहते हैं उनका भी आज टेस्ट होना है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो कोरोना को लेकर पहले राज्य सरकार जो गाइडलाइन जारी करने की बात कर रही थी और उसी जो लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर आज से एहतियात के तौर पर जो कॉलेज और स्कूल थे, जो 50% संख्या से छात्रों को पहुंचना था, वो अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि 21 जनवरी तक, जब तक अगला आदेश नहीं आता है, तब तक ये स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल ये सब बंद रहेंगे। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और अगर सख्ती की जरूरत पड़े तो राज्य सरकार बढ़ाएगी। हालांकि कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी बिना मास्क के सड़कों पर पकड़े जाते हैं उनके ऊपर फाइन किया जाए। आंकड़ों के जरिए ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में संकेत ये मिल रहे हैं कि कड़े रुख किए जा सकते हैं सरकारों की तरफ से और सख्ती बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश की इस बीच हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या हालात है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एमपी में कोरोना के 1320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल की हम सिर्फ बात करें तो 246 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इंदौर में 584 आंकड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। एमपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3633 है। यानी अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो यहाँ पे स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। मनोज भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हाँ ठीक है राहत की बात है, अन्य राज्य की तुलना हम करें अगर मध्य प्रदेश से तो वहां आंकड़े उस तरीके से नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इत्मीनान से सब बैठ जाए और सड़कों पे घूमे। वहां क्या दिख रहा है, लोग संजीदा हैं इस बीमारी को लेकर? दरअसल आंकड़ों की बजाय पहले नजर इस पे डालनी चाहिए कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 1.5% से ज्यादा है। कितने सैंपल आप ले रहे हो और उससे कितने आंकड़े निकल रहे हैं वो एक अलग बात होती है। तो अभी लेकिन मैं आपको ऑक्सीजन प्लांट के सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पीएम केयर फंड में ये ऑक्सीजन प्लांट जेपी अस्पताल में बना है और जेपी अस्पताल में जो भोपाल का एक जिला अस्पताल है और यहाँ पर कोरोना के लिए भी यहाँ पर मरीज आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जेपी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। सर, कितने पेशेंट आ रहे हैं बीते 2-4 दिन में, किस तरह से ट्रेंड चल रहा है? पेशेंट तो काफ़ी बढ़े हैं पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो वायरस है कोविड का, तो ये काफ़ी माइल्ड माना जा रहा है। इसमें सर्दी जुकाम और बॉडी एक लक्षण होते हैं। तो लेकिन अगर हमने लिस्ट देखी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसमें ओमिक्रॉन और साथ में उतने ही मरीज डेल्टा के भी है। अपनी तैयारी पूरी है पर ये लक्षण अभी जो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ जो अस्पताल में आ रहे हैं जो काफ़ी माइल्ड ही आ रहे हैं। तो अब ये कौन सा वेरिएंट है, कैसा है, तो वो इशू अलग है, पर अभी जो लक्षण वाले आ रहे हैं तो तैयारी पूरी है। जैसे आप देखें ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, सब तरफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है, बेड पूरे तैयार हैं, दवाइयाँ पूरी सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं और मरीज भी मतलब माइल्ड डिसीज के आ रहे हैं। हमारे न्यूज 18 इंडिया की जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप सबसे अहम एहतियात क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अभी बीमारी बिल्कुल टली नहीं है, सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, बार बार सैनिटाइजेशन करें, भीड़ में जाने से बचें
यही एक संदेश है जिससे अपन ये पूरी लड़ाई से, पेंडेमिक से बच जाएंगे। कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। देखिए पीएम केयर फंड का ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है, और जो पिछली बार जो सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की हुई थी, वो अब दिक्कत सरकारों की तरफ से दूर करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर की तरफ से जो कहना था वो सीधी सी बात यही है कि सावधानी ही मूल मंत्र है, यानी सावधानी ही बचाव का जरिया। एक बार मैं फिर से आपका रुख करूंगी। तो कोरोना से जुड़ी खबर हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुरक्षा में चूक पर एक्शन में केंद्र सरकार। एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है। फिरोजपुर वो जगह जहां पे एमएचए की टीम पहुंची है, घटना वाली जगह पर यह टीम पहुंच चुकी है। सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है एमएचए, और फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको फिरोजपुर से बता रहे हैं, क्योंकि वहीं पे ये टीम पहुंची हुई है। फिरोजपुर वो इलाका जहां से पाकिस्तान की सीमा कुछ ही दूरी पर है, और फिरोजपुर के ही जरिए हुसैनी वाला गांव जाना था, जहां शहीद भगत सिंह का शहीद स्मारक। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अपडेट कीजिए इस खबर को। एमएचए की टीम पहुंच चुकी है जांच पड़ताल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 3 मेंबरी कमेटी जो बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, वो पूरी मामले की जांच करेगी। एसएसपी फिरोजपुर, एसएसपी बठिंडा, डीसी फिरोजपुर, डीसी बठिंडा, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या वजह रही है, क्योंकि पंजाब सरकार ने देर रात अपनी रिपोर्ट भी जो है वो एमएचए को भेजी है, और ऐसे में जो केंद्र सरकार की टीम है उस रिपोर्ट को तो देख ही रही है। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि देर रात 3 बजे सारा रास्ता क्लियर करवा दिया था, लेकिन अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी आगे 9 प्रदर्शनकारी जो यूनियन है वो प्रदर्शन कर रही थी पंजाब में। इसकी जानकारी पहले ही एसपीजी और केंद्र की एजेंसियों को दे दी गई थी, लेकिन अचानक से कैसे आई, इसकी जांच जो है वो पंजाब सरकार की जो बनाई कमेटी है वो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब जो मौके पर इस समय फिरोजपुर जो है वो केंद्र सरकार की जो कमेटी बनाई गई है वो जा रही है, वहां पर उन हालातों को देखेगी। फ्लाईओवर पर का जायजा लिया जाएगा कि किस तरह से कैसे लोग आ गए, इसके पीछे वजह क्या थी। एसएसपी फिरोजपुर से तमाम बातचीत की जाएगी, और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक पूरी रिपोर्ट जो है इस मामले को लेकर ये कमेटी तैयार कर रही है, और जिसमें अधिकारियों पर, एसएसपी फिरोजपुर और डीसी पर गाज जो है वो। चलिए पंकज, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी इस बार। इस बीच मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि एमएचए की टीम पहुंची हुई है। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो टीम है, इसको पहले भी पंजाब सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट मिल चुकी है। उस रिपोर्ट में वही बातें दोहराई गई है जो सीएम चन्नी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। तो क्या एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम प्रशासनिक टीमों से बातचीत होनी है जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है? देखिए, इसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है कि देर रात तक 3 बजे तक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो रास्ता क्लियर करवा रहे थे, और रास्ता क्लियर हो गया था। और उसके बाद सुबह जो आईबी के डायरेक्टर हैं उनको जानकारी सारी दी गई 6 बजे के करीब, लेकिन अचानक से ये कैसे प्रदर्शनकारी आ गए, इसके बारे में एक कमीशन जो है वो बनाया गया, एक कमेटी जो है वो जांच कर रही है। ये रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है, और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की एजेंसी के पास भी आ गई। लेकिन एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर, पाकिस्तान क्योंकि 30 किलोमीटर दूर था, वहां से अगर 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है तो एक चिंता जरूर बढ़ जाती है कि आखिर इसके पीछे लापरवाही किसकी थी, किसकी वजह से ये तमाम बड़ी चूक हुई। तो इसीलिए अब जो कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, वो पूरे मामले की जांच करेगी, और जो मौके पर अधिकारी थे, जो एसएसपी हो या एसपी हो या एसएचओ हो, उन सभी से बातचीत जो है वो ये 3 मेंबरी कमेटी जो है वो करेगी, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को दी जाएगी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया।